नमस्कार प्रिय बच्चों। सोशल साइंस के हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम आज उपस्थित हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को लेकर। बच्चे सिविक्स में अक्सर डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो इस चैप्टर में हम इजी वे में किस तरह से कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, वो करने का प्रयास करेंगे। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन रहेगा कि वो ध्यान से सुने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लें। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थीड, या व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, या व्हाट इज अपार्थीड। और सेकंड पार्ट रहेगा, हाउ डिड इट कम एंड एंड इन अफ्रीका, या एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर, हाउ डिड दिस पॉलिसी कम टू एन एंड इन साउथ अफ्रीका। रंगभेद की नीति क्या है और इसका साउथ अफ्रीका में किस तरह से अंत हुआ, इन दो क्वेश्चंस को हम लोग पहले प्रेजेंटेशन में करेंगे। बच्चे ध्यान से सुने और इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट रहेंगे आप उन्हें नोटबुक्स में नोट करते रहें। सबसे पहले पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्या थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्या है। तो बच्चों, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्या है? यह एक सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद की व्यवस्था है जो ब्रिटेन के अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में शुरू की थी। गोरे लोगों द्वारा काले लोगों को, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे, उनको ऑप्रेसिव किया गया। इट वाज ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। और जो ब्लैक्स थे उन लोगों को वाइट एरियाज में जाने की मनाही होती थी, और यदि उनको वहां पे जाना है कि किसी काम के लिए, तो उन्हें अंग्रेजों से परमिट लेना होता था। अंग्रेजों ने उन्हें क्लासिफाई किया था और सेपरेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रेस एंड कलर, रंग और नस्ल के आधार पर उनको वर्गीकृत और विभाजित किया था। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्री मूवमेंट, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर आज़ादी से आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती थी, उसके ऊपर उनको पाबंदी लगाई गई होती थी। There were separate schools, colleges, hotels, hospitals, trains, buses and public toilets, etc. for the black and white people. काले और गोरों लोगों के लिए अलग से स्कूल होते थे, अलग से हॉस्पिटल्स होते थे, अलग से होटल्स होते थे, अलग से रेल और बसेस होते थे। तो यह पॉलिसी बहुत ही अमानवीय थी, और इसको हम कह सकते हैं आज के ज़माने में कि यह एक तरह से सेग्रीगेशन था काले लोगों के साथ गोरे लोगों के द्वारा। काले लोगों और गोरे लोगों में नस्लीय भेद के कारण इंटररेशियल मैरिज वाज एन ऑफेंस, अंतर नस्लीय विवाह को एक अपराध माना जाता था। काले और गोरे लोग आपस में मैरिज नहीं कर सकते थे। काले लोगों को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं था, नो वोटिंग राइट्स टू द ब्लैक्स। इवन उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं प्रदान किए गए थे। वो किसी भी तरह की एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे। यदि गोरे लोग उनसे किसी भी तरह का शोषण करे तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो ये पॉलिसी ऑफ अपार्थीड थी। ये जो ऊपर के हमने 6 पॉइंट किए, दिस वाज ऑल द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द अपार्थीड। अब ये किस तरह से खत्म हुआ, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। तो जिस तरह से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन 1910।
1910 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बहुत से लीडर जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इसका मेन एम था कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की स्थापना करनी है। बहुत से नेताओं ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, बहुत ही लंबा स्ट्रगल चला, और इसके एक नेता थे नेल्सन मंडेला। आप सभी जानते होंगे नेल्सन मंडेला, जो अपने देश के लिए लगातार फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, और विशेषता जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी इसका पूरी तरह से पूरे संसार में उन्होंने विरोध किया। ही वॉज पुट इन प्रिजन in 1964 for 28 years by the Britishers। जब पूरे संसार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने की हवा चली, तो अल्टीमेटली अंग्रेजों को नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करना पड़ा, और 1994 में साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड कम टू एन एंड। जो रंग भेद की नीति थी वो समाप्त हो गई विद द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जिसमें काले और गोरे लोगों के लिए मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक फॉर्म की स्थापना हुई, जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर के सेकंड पार्ट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यदि हम चलें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? किसी भी देश का वो संविधान होता है जो लिखित नियमों का संग्रह होता है, नंबर एक। और दूसरा, यह उस जमीन का सुप्रीम कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है। संविधान से सर्वोच्च कोई भी कानून जो है वो वहां पर नहीं रहता है। तो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? एक, यह रिटन रूल्स का सेट होता है, उस लैंड का ये सुप्रीम लॉ होता है। और थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। उस देश के नागरिकों और सरकार के मध्य यह एक विश्वसनीय दस्तावेज है, क्योंकि इस देश में उस देश में कई तरह के लोग रहते हैं। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोग रहते हैं और वो वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पे पहले अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति बनाई थी। काले लोगों के लिए अलग से कानून थे और गोरे लोगों के लिए अलग से कानून थे। लेकिन संविधान बनने के बाद गोरे और काले लोगों को एक साथ उसी देश में रहना है, तो उन्हें इस तरह से कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग आपस में विश्वास कर सकें, म्यूचुअल ट्रस्ट स्थापित हो सके, म्यूचुअल ट्रस्ट उन लोगों के बीच में आपस में स्थापित हो सके। और वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म हो, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो, उसको कौन वोट डालेगा, वोट सारे के सारे कितनी उम्र के लोग वोट डालेंगे, मेल डालेंगे, फीमेल डालेंगे, काले डालेंगे, गोरे डालेंगे। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का पूरा तरीका जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है। इसके साथ डिवीजन ऑफ पावर्स, तो सरकार की पावर्स क्या रहेंगी, उसमें एग्जीक्यूटिव की पावर क्या रहेंगी, पीपल्स की पावर क्या रहेंगी, जुडिशरी की पावर क्या रहेंगी, लेजिस्लेटिव की पावर क्या रहेंगी।
डिवीजन ऑफ पावर, इसका प्रोविजन कहाँ पे किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप में होता है कि सरकार के किस किस अंग ने कौन कौन से कार्य करने हैं। इससे होता यह है कि संविधान के आधार पर अलग अलग अंगों को अपने डिसीजन लेने में सुविधा होती है। और यही नहीं, यह डिवीजन ऑफ पावर जब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में करता है, साथ ही साथ में यह डिवीजन ऑफ पावर करता है सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में। इट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स की क्या क्या पावर्स हैं उनको यह लिमिट करता है, उनको यह गवर्नमेंट्स को अनलिमिटेड पावर नहीं प्रदान की जाती। कॉन्स्टिट्यूशन as per the aspiration of the people or citizen of the country limits the power of the government. In the constitution, it explains the rights and the duties of the citizen. What are the fundamental rights and what are the fundamental duties of citizens? All those are explained in the constitution. ये constitution में explain की गई होती हैं। It inspires and guides citizens to make successful democracy. यह प्रेरित करता है और नागरिकों को गाइड करता है कि किस तरह से उन्हें अपने देश को एक सफल लोकतंत्र बनाना है। इन सभी उद्देश्यों के लिए हमारे को एक संविधान की जरूरत रहती है। We need a constitution for all these set targets. सो बच्चों, अभी सेकंड सब टॉपिक में हम लोगों ने किया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ऑल द क्वेश्चन कुड बी रिप्लाई इन दिस वे। थैंक यू।